इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सीरिया पर है, क्योंकि सीरिया में लगातार सिविल वार जारी है। और सिविल वार की स्थिति इस वक्त ये है कि जो विद्रोही ग्रुप है वो वहाँ की जो ऑफिशियल सरकार है, बशारुल असद की सरकार, उसको गिराने में कामयाब होती नज़र आ रही है। और अब केवल ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है कि असद की सरकार चली गई है। बाकी उसके जो भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब असद का द एंड हो गया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो इस वक्त ब्रेकिंग के हवाले से कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं कि इनफैक्ट ताज़ा स्थिति क्या है असद रिजीम की। तो असद रिजीम के ताल्लुक से सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो पूरी संघर्ष की शुरुआत होती है, ये बीते 27 नवंबर से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बीते 27 नवंबर से इसकी तीव्रता बढ़ती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट इस जो पूरी सिविल वॉर की कहानी है, ये 13 साल पहले की कहानी है। और 13 सालों से सीरिया में सिविल वॉर की स्थिति लगातार बरकरार है। हाँ, उसकी तीव्रता कम ज़्यादा ज़रूर होती रही है, लेकिन पिछले 13 सालों से सीरिया में सिविल वॉर है। और केवल सीरिया ही में नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट के कई सारे देशों में सिविल वॉर की स्थिति कमोबेश बनी हुई है। और हम सीरिया के इस ताज़ा स्थिति के हवाले से सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ओरिजिन बता देते हैं, फिर उसके बाद में इसकी ताज़ा स्थिति पर कंप्लीटली आएंगे। फिर आपको बताते हैं कि लोगों ने इस सिलसिले में क्या बयान दिए हैं। इनफैक्ट बात करते हैं, ये 2010 की घटना है, 17 दिसंबर 2010। तो उत्तरी अफ्रीका के एक देश ट्यूनिस, जो कि इस्लामिक देश था, वहाँ की सरकार भी कमोबेश ऐसे ही भ्रष्ट सरकार थी। यूँ कह लीजिए कि एक व्यक्ति था, नौजवान था, उसका नाम था मोहम्मद बू अजीज़ी। वो फल लगाता था, फल वगैरह की रेडी लगाता था। उसने ट्यूनीसिया में अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि जिस तरह नगर निगम के अधिकारी हर जगह परेशान करते हैं, उनसे पैसे वगैरह लेते हैं, कमोबेश इसी तरह की स्थिति मोहम्मद बू अजीज़ी के साथ हुई थी। और ये घटना है 17 दिसंबर 2010 की। मोहम्मद बू अजीज़ी ने अपने आप को आग लगा लिया और उस घटना का एक वीडियो जो था वो उसके एक कज़न अली नाम था, उन्होंने कैद कर लिया, उसको फेसबुक पर डाल दिया। और उसके बाद जो पूरे ट्यूनीसिया में ये स्थिति फैली और फिर पूरे देश ट्यूनिस में और उसके बगल में लीबिया में और फिर उसके बगल में मिस्र में और उसके बाद पूरे अरब को इसने चपेट में ले लिया। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद में 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बू अजीज़ी की मौत हो गई, क्योंकि 90% वो बर्न हो चुके थे। अब इसकी मौत के बाद में पूरे अरब में हंगामा मच गया। इसी को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया है। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि लीबिया में मुअम्मर अल क़ज़्ज़ाफ़ी को मारा गया, वहाँ विद्रोह हुआ। उसके जस्ट बाद ही आप देखेंगे कि हुस्नी मुबारक का मिस्र में तख्ता पलटा गया और हुस्नी मुबारक 28 सालों से वहाँ पर राज कर रहे थे। उनकी जगह पर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी, जो कि इख़वानुल मुस्लिमीन के एक रुकन थे, उनको लाया गया। इसी तरीके से इराक में भी विद्रोह की शुरुआत हुई, यमन में हुआ, सब कुछ हुआ। और उसी ज़माने में सीरिया में भी इसकी शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट आपको इसके पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद में एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब 2011 की ये तमाम चीज़ें चल रही थी और चारों तरफ हंगामा था मिडल ईस्ट में, तो ऐसे सत्ताओं के खिलाफ जो लंबे अरसे से कुर्सी पर बैठे थे, काबिज थे, उनके खिलाफ दरअसल जनता सड़क पर आने के लिए आतुर थी। उन्हीं में बशारुल असद की सरकार थी। जी हाँ, बशारुल असद वही जिनके पिता हाफिजुल असद करीब करीब 34 सालों तक शाम की सत्ता पर काबिज थे। उन्होंने मिलिट्री कू किया था, दरअसल वो जनरल थे और उन्होंने मिलिट्री कू किया था, तख्ता पलटा था और उसके बाद में वो काबिज हुए। तो इस तरह के काबिज हुए कि जब तक वो मरे नहीं 2000 तक, तब तक वो सत्ता पर काबिज रहे। और अपनी मौत के बाद उन्होंने सत्ता अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी, बशारुल असद को। और बशारुल असद 2011 तक थे, यानी अभी तक हैं, लेकिन मैं चूंकि 2011 की पूरी कहानी बता रहा हूं तो 2011 तक थे जब ये पूरा शुरुआत हुई थी इस पूरे अरब स्प्रिंग की। तो 2011 में बशारुल असद के खिलाफ हंगामे की कोशिश शुरू हुई और हंगामे की कोशिश एक तहरीर से शुरू हुई थी। एक दीवार पर एक नौजवान ने लिखा था, अरबी में वो एक कोटेशन था, अजअल दुर या दुक्तूर, ए डॉक्टर क्या आपकी भी बारी आ गई। बशारुल असद दरअसल पेशे से डॉक्टर हैं। तो जब उन्होंने सत्ता संभाली 2000 के बाद में, उनका एक जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अजीब व गरीब रहा है, बहुत जुल्म पर मबनी कार्यकाल रहा है। तो वहाँ की जो आवाम थी वो उनसे त्रस्त थी। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ थी कि वहाँ पर अगर उसकी डेमोग्राफी देखेंगे सीरिया की, तो सीरिया की डेमोग्राफी में लगभग 10-12% शिया समुदाय के लोग हैं और बाकी उसके अलावा देखेंगे तो सब सुन्नी समुदाय के लोग हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि वहाँ 10-12% शिया समुदाय होने के बावजूद वो लोग सत्ता में थे और बाकी जो लगभग 90%
सुन्नी समुदाय के लोग थे, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी सत्ता में। तो ये एक नेचुरल तरीके से ये बर्स्ट होना था और ये गुस्सा बर्स्ट हुआ। और वो जो लाइन लिखी गई थी कि अजअलद्दूर या दुक्तूर, ए डॉक्टर क्या आपकी भी बारी आ गई, तो इस लाइन ने एक चिंगारी का काम किया और धीरे धीरे लोगों ने इस नारे को अपनी जुबान पर लाना शुरू कर दिया और पूरे सीरिया में इस नारे की गूंज सुनाई देने लगी। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना था, सोशल मीडिया आ चुका था, फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें चल रही थी, तो एक तरीके से पूरे सीरिया में सोशल मीडिया के माध्यम से यह नारा पहुंच गया और बच्चा बच्चा, नौजवान, सारे लोग अजालत दौरू या दुक्तूर इस तरह की बातें करने लगे। और जब इस तरह की बातें करने की शुरुआत हो गई तो जाहिर सी बात है एक मौका था बागियों के लिए कि वो बशारुल असद की सरकार के खिलाफ तख्ता पलटने की कोशिश करें, और उन्होंने वही किया। तो 2011 के बाद में इसकी शुरुआत हुई और इसी दौरान कई सारी घटनाएं हुई। 2013 में आपको याद होगा कि ISIS, जिसको दाइश कहते हैं, उसने इराक और शाम के रक्का के इलाके पर भी कंट्रोल जमाया था और फिर अमेरिका की मदद से उसको डिबंक किया गया। इसी तरीके से वहाँ पर कई सारे प्लेयर्स काम कर रहे हैं सीरिया में। उसमें एक अहम प्लेयर जो है वो रशिया और एक दूसरा अहम प्लेयर है वो अमेरिका है। और इन दो अहम बड़े बड़े प्लेयरों के बीच में सीरिया फंसा हुआ था। लेकिन चूंकि सीरिया इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि विद इन द सीरियन कम्युनिटी बहुत सारे ग्रुप्स पैदा हो गए थे। उन्हीं में से एक रेबल ग्रुप का नाम था अन-नुसरा फ्रंट। तो अन-नुसरा फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हम एक तरीके से सुन्नी ग्रुप का एक प्रतिनिधित्व करेंगे, तमाम सुन्नियों की हम एक तरीके से नुमाइंदगी करेंगे, और जो असद सरकार है वो जो शिया समुदाय के से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उनकी सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे और हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। तो अन-नुसरा फ्रंट के एक तरीके से लोगों ने इसकी कोशिश की और बाद में यही अन-नुसरा फ्रंट 2017 में इसको डिसॉल्व करके इसका नाम हैअतुत तहरीर अश-शाम कर दिया गया। तो हैअतुत तहरीर अश-शाम ये अन-नुसरा फ्रंट का एक तरीके से बदला हुआ स्वरूप है और इसके जो मुखिया हैं उनका नाम है अबू मोहम्मद अल-जौलानी। तो अबू मोहम्मद अल-जौलानी ये पहले ISIS का एक हिस्सा थे, लेकिन फिर जब ISIS की उन्होंने हरकतें देखी तो उन्होंने उसको खैरबाद कहा और कहा कि ये इस्लामी थॉट, इस्लामी नज़रिए के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। फिर बाद में उन्होंने अन-नुसरा फ्रंट बनाया और अन-नुसरा फ्रंट जब 2017 में डिसॉल्व हुआ तो फिर हैअतुत तहरीर अश-शाम इसकी स्थापना हुई और फिर हैअतुत तहरीर अश-शाम ही की क़यादत में कई सारे रेबल्स, छोटे-छोटे रेबल्स ग्रुप मिल करके एक साथ असद रिजीम के खिलाफ संघर्ष करने लगे। और इस वक्त जब 27 नवंबर को इसकी तीव्रता बढ़ी तो हैअतुत तहरीर अश-शाम के लड़ाकों ने सबसे पहले इदलिब पर कंट्रोल किया, उसके बाद में एलेप्पो, जिसको हलब कहते हैं अरबी में, उस पर कंट्रोल किया और उसके बाद हमा पर कंट्रोल किया। हमा एक बहुत बड़ा तारीखी शहर है, हमा पर कंट्रोल किया और उसके बाद में हम्स पर कंट्रोल किया। अभी कल की खबर हम्स पर, और अभी ताज़ा स्थिति ये है कि दिमश्क पर भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। यानी अभी मैं लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। बागी ग्रुप की तरफ से कहा गया है, ये अल जज़ीरा की खबर के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बागी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि हमने देश की राजधानी दिमश्क को आज़ाद करा लिया है। इस ऐलान के चंद घंटे के बाद ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बशारुल असद, उन्होंने देश को छोड़कर किसी गुमनाम जगह पर पनाह ले ली है। ये इस वक्त की ताज़ा स्थिति है। हालांकि अगर वहाँ की सरकार की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री सीरिया के ये कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, सारी स्थिति कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये केवल अपने आप को सांत्वना देने की एक स्थिति है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि बागी ग्रुप ने ऑलमोस्ट सीरिया के कई सारे इलाकों पर कंट्रोल कर लिया। जब हम बात करते हैं कि इदलिब, हलब, हमास, हम्स और दिमश्क, तो केवल हम शहरों की बात नहीं करते हैं, बल्कि इससे जो मुल्हका जो भी देहात के इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, इन तमाम इलाकों पर भी हैअतुत तहरीर अश-शाम के बागी ग्रुप का कंट्रोल हो गया है, कब्जा हो गया है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जब इनका कब्जा हुआ तो चूंकि ये नुमाइंदगी कर रहे थे सुन्नी समुदाय के, तो इसी वजह से सुन्नी समुदाय के जो आम लोग थे उन लोगों ने इनकी हिमायत की, और जब उन लोगों ने इनकी हिमायत की तो इनका और हौसला बढ़ता चला गया, क्योंकि किसी तरीके से पब्लिक में ग्राउंड लेवल पर मिलिट्री को छोड़ करके, सरकारी मिलिट्री को छोड़ करके किसी तरह के इन्हें कोई मुकाबला नहीं करना पड़ा, कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। तो इनके लिए एक सबसे बड़ा एक बिग हैंड यही था। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि मिलिटेंट के एक ग्रुप ने कहा है कि जालिम असद का तख्ता पलट दिया गया है और सभी कैदियों को जेलों से आज़ाद कर दिया गया है। और इसका नज़ारा हमने कल परसों की वीडियोस में भी देखा कि किस तरीके से हमा के इलाके में वहाँ कैदियों को रिहा किया जा रहा है। तो एक तरीके से
हयातुत तहरीर अश-शाम के लड़ाकों ने सरकार की फौज पर कंट्रोल हासिल कर लिया और धीरे-धीरे सरकारी जो फौज थी वो वापस चलती चली गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अहम सवाल ये है कि आखिर सरकारी फौज जो थी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गई? तो उसके पीछे का कारण ये है कि एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, अगर उनकी ऑफ़िशियल आर्मी की बात करें तो करीब इससे पहले 3 सवा 3 लाख की फ़ौज थी। लेकिन इस बीच में जब 2011 के बाद में उनके खिलाफ शुरू हुआ, जद्दोजहद शुरू हुई, तो फिर धीरे-धीरे बहुत सारे ऐसे फ़ौज के लोग थे जो सुन्नी समुदाय से थे, तो उन लोगों ने अपने आप को फ़ौज से अलग कर लिया और उन्होंने खुद अपनी एक तंज़ीम बना ली, उसका नाम रख दिया फ्री सीरियन आर्मी। तो फ्री सीरियन आर्मी भी एक तरीके से असद हुकूमत के खिलाफ लड़ रही है। तो फ्री सीरियन आर्मी इधर हयातुत तहरीर व शाम और उसके अलावा जो कुर्द फ़ोर्सेस हैं, ये कई सारे फ़ोर्सेस एक साथ असद रिजीम के खिलाफ आ गए। तो जब असद रिजीम के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई, तो फिर ये खतरे की घंटी हो गई कि अब ये बहुत ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। हालाँकि इन्होंने करीब-करीब 13 सालों तक मुकाबला किया और ये बहुत बड़ा मुकाबला होता है। ये केवल अकेले के दम पर मुकाबला नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने इसमें रशिया का सहारा लिया क्योंकि रशिया की 3-3 बेस हैं वहाँ पर। इसके अलावा ईरान ख़ास तौर से सबसे बड़ा इनका मददगार साबित रहा क्योंकि ईरान ही की वजह से एक तरीके से इनकी सरकार बची हुई थी क्योंकि यहाँ पर शिया समुदाय की संख्या काफ़ी कम है, मैंने बताया कि 10-12% के करीब है, तो इस वजह से 90% के आसपास लोगों को केवल 10% के लोग अगर रोल करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी ताकत आपके पीछे काम कर रही हो, तो फिर आसान है। तो ईरान इनका समर्थन कर रहा था, तो इसी वजह से इनकी सरकार बची हुई थी। तो यूँ कह लीजिए कि इनकी सरकार खुद इनके दम पर नहीं बची हुई थी, बल्कि रशिया और ईरान के दम पर इनकी सरकार बची हुई थी और अब असद की सरकार ज़ाहिर-सी बात है, उनकी फ़ौज ने जब उनकी फ़ौज में टूट-फूट हो गई और करीब-करीब आधी के करीब उनकी फ़ौज बची। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे दें कि जो हयातुत तहरीर शाम के मुखिया हैं, अबू मोहम्मद अल-जौलानी, तो अबू मोहम्मद अल-जौलानी ने बहुत ही संजीदगी और मतानत के साथ एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है हमा के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं आप तक एक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि आपके साथी मुजाहिदीन लड़ाके सीरिया में पिछले 40 साल से नासूर बन चुके घाव को धोने के लिए हमा शहर की तरफ बढ़ चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि किसी बदले की जीत नहीं बल्कि रहमो करम, दया और भाईचारे की जीत बनाएं। उन्होंने इस तरीके से गुजारिश की है। दरअसल हमा की जब वो बात कर रहे थे 40 साल वाले नासूर की, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे थे जब 2 फरवरी 1982 को बशारुल असद के पिता हाफिजुल असद ने अपने भाई रिफातुल असद के जो कि जनरल कमांडर थे, तो उनके हाथों एक ऑपरेशन करवाया था हमा में और हमा में ऑपरेशन के दौरान करीब-करीब 44 से 45 हज़ार आम लोगों को मरवा दिया था और एक तरीके से पूरा हमा शहर मलिया-मेट कर दिया था। ऐसे जैसे आजकल गज़ा की स्थिति है। बिल्कुल इसी तरह हमा का तारीख़ी शहर मलिया-मेट हो गया था और ये आज से 40 साल पहले यानी 1982 में किया गया था। तो दरअसल ये अबू मोहम्मद अल-जौलानी जो बात कह रहे हैं, वो उसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि 40 साल पहले जो एक नासूर था, उसको धोने के लिए हमारे लड़ाके या हमारे मुजाहिदीन जा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि कोई बदले की बात ना करे, बल्कि इसके साथ-साथ वो रहम, दया और रहम-ओ-करम की जीत बनाएँ इसको। आपको ये भी बताते चलें कि बशारुल असद के जब फरार होने की बात सामने आई, तो फ़ौरन ज़हन में यही आता है कि जब-जब तानाशाह का आखिरी वक़्त आता है, तो फिर वो पूरी जनता को भुला करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के लोगों की जान बचाकर वो पैसेज लेकर के निकल जाते हैं। चाहे वो श्रीलंका में जब बगावत हुई, तो वहाँ पर महेंद्र राजपक्षे को देखें किस तरीके से वो जान बचा करके निकल के चले गए। यहीं पर अगर आप देखें कि हाल ही में अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो शेख हसीना किस तरीके से अपनी जान बचा करके निकल करके सामने आ गईं। अभी इससे पहले जब तालिबान का तख्ता पलट हुआ था, तो अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो किस तरीके से पतली गली से निकल गए थे। तो यूँ कह लीजिए कि आप जितने भी तानाशाहों को देखेंगे, तो जब भी बुरा वक़्त आता है, तो वो लोग सब कुछ भूल करके, जनता को भूल करके, अपनी जान बचा करके देश से निकल जाते हैं। और कमोबेश आज की इस सिनेरियो में भी यही देखने को मिल रहा है कि असद हुकूमत का जब तख्ता पलटा जा रहा है, तो वो बशारुल असद अपनी जान बचाकर, अपने परिवार के लोगों की जान बचाकर वो देश छोड़ चुके हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस वक़्त सीरिया पर लगी हुई है। यही वजह है कि तमाम देशों ने, कई सारे देशों ने, चाहे उसमें चाइना की बात कर लें या रशिया की बात कर लें, खुद इंडिया की बात कर लें, तो इन तमाम ने अपने राजदूतों के ज़रिए से कहलवा दिया है कि अगर सीरिया में जो भी नागरिक हैं इन देशों के, वो सब सीरिया छोड़ दें। भारत ने कह दिया कि भारतीय सीरिया छोड़ दें, रशिया ने कह दिया कि रूसी लोग सीरिया छोड़ दें, चाइना ने कह दिया चाइनीज़ लोग सीरिया छोड़ दें। इसका मतलब बहुत साफ़ है कि अगर
इतने बड़े-बड़े देश ये कह रहे हैं कि हमारे नागरिक अपने देश वापस लौट आएँ, तो ये स्पष्ट संकेत है कि अब असद की सरकार नहीं बचने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो सरकार जब जाएगी, तो उसके बाद क्या कुछ हालात होंगे, कैसे हालात होंगे? यानी हैअत तहरीर अश-शाम जब कंट्रोल करेगा, तो फिर इसकी स्थिति कैसे होगी, इसके निज़ाम कैसा बनेगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो अबू मोहम्मद अल-जौलानी, जो कि अमेरिका की नज़र में वो एक टेररिस्ट हैं, अमेरिका ने उन पर इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ वही वेस्टर्न मीडिया उनका इंटरव्यू कर रहा है और वो अपने इंटरव्यू के हवाले से, कई सारे वीडियोज़ के हवाले से, वो अपना एक प्लान बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इस तरीके से चीज़ों को चलाएँगे, यानी वो इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। तो अबू मोहम्मद अल-जौलानी इस्लामी निज़ाम की वजह से वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कामयाब हो गए हैं। केवल ऑफ़िशियल ये कहना बाकी है कि असद की सरकार चली गई, बाकी सारी चीज़ें बता रही हैं कि असद की सरकार लगभग ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि कई सारे शहरों में स्टैच्यूज़ लगाए गए थे, खुद बशारुल असद के और उनके बाप हाफ़िज़ुल असद के, तो उनके स्टैच्यूज़ को गिराया गया और इस तरीके से गिराया गया कि उनको घसीटा गया और उनको पैरों से मारा गया और उनको तोड़ा गया। आपको याद होगा जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलटने के बाद में शेख हसीना के फादर, उनका किस तरीके से स्टैच्यू तोड़ा गया था और न सिर्फ तोड़ा गया था, उनके स्टैच्यू पे पेशाब किए गए थे। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें सीरिया से भी निकल कर के सामने आई, जब हाफ़िज़ुल असद और बशारुल असद इन दोनों के स्टैच्यूज़ पर बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे पेशाब करते हुए नज़र आए। तो यूँ कह लीजिए कि एक अजीब-सी स्थिति सीरिया में बन गई है और इस वक़्त सीरिया की ताज़ा स्थिति यही है। लेकिन इसके बाद का जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा, वो आपको बताएँगे क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ फ्रीक्वेंटली चीज़ें बदल रही हैं। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, केवल अपडेट देने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाया था और इस वीडियो के सिलसिले में जो भी आपकी राय है, वो भी ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फ़ॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप इंतज़ार कीजिए, हम आपको डिटेल में सीरिया के बारे में तफ़सील से बताएँगे, जो कि हमारा अपना एक अंदाज़ है।